राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरकेना। सभी शिक्षक गणों को मेरा सादर अभिनंदन एवं सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत स्नेह है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आज मुझे कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक पाठ का पठन पाठन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी मिलकर नर्मदा का उद्गम अमरकंटक शीर्षक का अध्ययन अध्यापन करें। सर्वप्रथम हम इस पाठ के रचयिता के जीवन परिचय की ओर प्रवेश करते हैं। श्री राम परिहार जी का जीवन परिचय। डॉक्टर श्री राम परिहार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फेफरिया गांव में सन 1952 में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। संप्रति प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में आप कार्यरत हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान, शाश्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, खिठले पल पंखुरी, रसवंती बोलो तो, झरते फूल हर सिंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, भय के बीच भरोसा, चौकस रहना है, कहे जग सिंगा, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा, संस्कृति सलीला नर्मदा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, परंपरा का पुराख्यान आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। तो बच्चों, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, किसी भी पाठ के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। जीवन परिचय पढ़ते समय हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए बच्चों कि लेखक या कवि का जन्म कब हुआ, उनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, उनकी रचना की भाषा शैली क्या है और उनको साहित्य जगत में कैसा स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार से 4-5 बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसा कि श्री राम परिहार जी के जीवन परिचय में हमने देखा कि इनका जन्म 1952 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फेफरिया गांव में हुआ। तो हमको इसको बिल्कुल अंडरलाइन करते हुए इसको मस्तिष्क पे रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। फिर ये वर्तमान में भी खंडवा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। और इनको कौन कौन सा सम्मान मिला, तो यहाँ 3-4 सम्मान आपके सामने हैं। हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान मिला, शाश्वत सम्मान मिला, हिमालय कला एवं साहित्य, इस प्रकार से इनको कई प्रकार के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। तो हमको यह ध्यान देना है कि इनका जन्म और इनको कौन सा सम्मान मिला, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, इस प्रकार से इनकी रचनाओं को हमें मुख्य रचनाओं को याद कर लेना चाहिए। इसके पश्चात हम चलेंगे बच्चों गद्यांश 1 की ओर। आज हम पद्यांश नहीं गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। गद्यांश थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन कठिन रहता नहीं है, हमारी समझ पर यह निर्भर करता है। तो जिस प्रकार पद्यांश को हम समझते हैं, उसी प्रकार गद्यांश को भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत आसानी से हम इनके सभी बिंदुओं को, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, सबको बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम इसी पाठ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ का कुछ चुनिंदा गद्यांश, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा पाठ है, तो इसमें से कुछ गद्यांश को ही मैंने चुना है। इस पाठ को पढ़ाने के लिए कम से कम 4-5-6 क्लास चाहिए, तब हो पाएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा उसी गद्यांश को मैंने चुना है। तो प्रथम गद्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमाचौकड़ी मची है। बादल असमान ही बरस रहा है और एक मोटी जलधारा ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी हैं।
यह सोन की धारा है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडौरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। अब देखिए बच्चों, आज हम जा रहे हैं। आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। अमरकंटक जैसा दृश्य है, इसी प्रकार के मौसम, सदाबहार मौसम अमरकंटक में हमेशा रहता है। तो आज हम अमरकंटक की यात्रा कर रहे हैं। तो श्री राम परिहार जी जब अमरकंटक की यात्रा पे निकले थे, तो उन्होंने जो अमरकंटक की सुंदरता को देखा, उसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो 2-3 बार हम पढ़ने के उपरांत कठिन शब्दों को चुन लेते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो मैंने कुछ कठिन शब्द चुने हैं बच्चों, जो आप लोगों के समक्ष स्क्रीन पर इस प्रकार है। दृष्टि का अर्थ है नजर। दृष्टि का अर्थ है नजर। रजत धार का अर्थ है चांदी के समान धारा। यहाँ चांदी की धारा लिखा है, वो मिस्टेक से चांदी के समान धारा। आकाश का अर्थ है आसमान। झरना का अर्थ है गिरना, टपकना। अचल का अर्थ है अडिग। छिया छितौली का अर्थ है आंख मिचौली खेलना, अर्थात फिर छिप जाना फिर निकल जाना। प्रार्थनाएं बलवती होना, फलवती होना का अर्थ है प्रार्थना स्वीकार हो जाना। सोन का अर्थ है, सोन का अर्थ है यहाँ पर सोन नदी से है, नदी का नाम है सोन नदी। प्राकृतिक संसार का अर्थ है प्राकृतिक सुंदरता। और सुख का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, आनंद। तो इस प्रकार बच्चों, हम सबसे पहले गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने के उपरांत कठिन शब्दों को चुन लेंगे। चुनने के उपरांत हम उसके पश्चात हम चलेंगे संदर्भ की ओर। तो संदर्भ की ओर जाने के लिए हमें संदर्भ लिखने के पूर्व, संदर्भ निर्माण करने के पूर्व इन बातों को हमें ध्यान देना है। कुछ टिप्स हैं। ये जो टिप्स आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ बच्चों, ये सिर्फ आप लोग के समझने के लिए है। इसको कभी भी आप लोगों को कॉपी में या आंसर शीट में नहीं लिखना है। ये आपकी समझ बनाने के लिए मैंने कुछ बिंदु अपने हिसाब से मैंने तैयार किए हैं। तो संदर्भ हेतु कुछ बिंदु हैं। तो हम कैसे संदर्भ तैयार करें? तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर प्रत्येक बच्चा बहुत आसानी से संदर्भ तैयार कर सकता है। जैसे पहले हमको क्या ध्यान देना है? गद्यांश या काव्यांश की पहचान। हम गद्य पढ़ रहे हैं कि काव्य पढ़ रहे हैं, ये हमको पहचानना है। जैसे कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं? गद्य पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये हमको लिख ही देना है, क्योंकि गद्य या पद्य दोनों ही हम अपने पाठ्य पुस्तक से अभी पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा है पाठ का नाम, अर्थात कौन पाठ का नाम का मतलब है शीर्षक का नाम, कौन क्या शीर्षक हम पढ़ रहे हैं, वो शीर्षक हमको लिख देना है। फिर है रचयिता का नाम, उस पाठ या उस शीर्षक के रचयिता कौन है, लेखक या कवि कौन है, उसको हमको लिख देना है। फिर इन 4 बिंदुओं के आधार पर संदर्भ आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बच्चों आप लोगों के समक्ष ये संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि हम गद्यांश पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर गद्यांश लिखा। अगर हम पद्यांश पढ़ते तो प्रस्तुत पद्यांश लिखते। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ्य पुस्तक हिंदी के में हर गद्य या पद्य दोनों में लिखा जाता है, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.2 शीर्षक का नाम है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार जी है। अब मैं यहाँ पर लेखक लिखी, क्योंकि गद्य के रचनाकार कौन होते हैं? लेखक। और पद्य के रचनाकार को हम लिखते हैं कवि। और यदि हमको डाउट हो रहा है कि हम गद्य और पद्य की को लेखक लिखेंगे कवि, यदि दोनों में हमें असमंजस में है तो हम लिख देते हैं रचयिता। तो रचयिता लिखने से वो कवि के अंतर्गत भी आ जाते हैं और लेखक के अंतर्गत भी वे आ जाते हैं। तो हम गद्य के लिए लेखक और पद्य के लिए कवि, और यदि दोनों में हमें डाउट जा रहा है तो हम रचयिता लिख देंगे, तो हमारा संदर्भ एकदम सही जाएगा। फिर हम चलते हैं बच्चों संदर्भ के पश्चात प्रसंग की ओर। तो प्रसंग क्या है, मैं ये हर क्लास में आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि हर क्लास में कुछ नए बच्चे रहते हैं। तो इसलिए जो बच्चे क्लास अटेंड करते हो तो जान लेते हैं, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनके लिए मैं बार बार सभी के टिप्स बताती हूँ। तो प्रसंग क्या है ये आप लोग को मैं बताना चाहूंगी। प्रसंग व्याख्या का लघु लेख होता है, अर्थात संक्षिप्त छोटा रूप होता है। तो प्रसंग होता है, सर ऊपर ऊपर थोड़ा सा। प्रसंग प्रसंग व्याख्या का लघु लेख होता है, अर्थात संक्षिप्त रूप होता है बच्चों। हम व्याख्या जो विस्तृत में पढ़ते हैं ना, उसी का छोटा रूप क्या होता है? प्रसंग होता है।
और प्रसंग हमें व्याख्या का पूर्व परिचय देता है। प्रसंग व्याख्या में हम नहीं पहुंचे रहते हैं, उसके पहले हमको प्रसंग ये बता देता है कि व्याख्या में क्या होने वाला है। प्रसंग हमें बताता है कि व्याख्या में किसका वर्णन होने वाला है। इस प्रकार प्रसंग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और प्रसंग हम तैयार करने के लिए हमें पद्यांश या गद्यांश को 2, 3, 4 बार निश्चित पढ़ने चाहिए। पढ़ने के उपरांत एक मोटी मोटी समझ बन जाती है, वही छोटी और मोटी समझ ही प्रसंग होता है। तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर मैंने प्रसंग तैयार किया है। प्रस्तुत गद्यांश में सोन नदी और उसके आसपास के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। तो हमको तो समझ में आ रहा है ना कि सोन नदी के बारे में निश्चित वर्णन होगा, क्योंकि प्रसंग लघु लेख है और व्याख्या विस्तृत लेख है। तो प्रसंग को जब हम देखें तो हमके समझ में आ जा रहा है कि व्याख्या में क्या होगा, तो सोन नदी का वर्णन होगा, सोन नदी के बारे में बताया गया होगा। तो चलिए हम व्याख्या समझने के लिए गद्यांश की ओर प्रवेश कर गए। तो गद्यांश पढ़ती हूँ और आप लोगों को मैं व्याख्या समझाने का प्रयास करती हूँ। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। लेखक श्री राम परिहार जी बता रहे हैं कि जब वे अमरकंटक की यात्रा पर गए तो दूर से जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो उनको सबसे पहले क्या दिखाई दिया? रजत धार का अर्थ है चांदी के समान धारा। श्री राम परिहार जी बता रहे हैं कि मैं अमरकंटक पहुंचा ही और दूर से मुझे क्या दिखाई दिया? चांदी के समान आकाश, मतलब बहुत ऊंचाई से गिरती हुई चांदी के समान धारा दिखाई दिया। चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है। और वे बताते हैं कि चारों ओर हरियाली से भरा हुआ प्राकृतिक सुंदरता से युक्त अमरकंटक का नजारा मुझे दिखाई दिया। चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार था। अमरकंटक चारों ओर से हरा भरा वनस्पतियों से युक्त मुझे दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया? एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। एक पर्वत है जो विशाल पर्वत है, वह अपने अंदर अडिगता और विश्वास लिए हुए खड़ा हुआ है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है, अर्थात एक पर्वत है जो अडिग है और विश्वास के साथ, समृद्धि के साथ वह खड़ा हुआ पर्वत है। और उस पर्वत में क्या हो रहा है? ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और घमा चौकड़ी मची है। और उसी पर्वत के ऊपर बादल क्या कर रहे हैं? आंख मिचौली खेल रहे हैं। मैंने लिखवाया है, छिया छितौली का अर्थ है आंख मिचौली करना। तो जो ये पर्वत है उसके ऊपर जो आसमान है, आकाश है, उसमें बादल लुका छिपी खेल रहे हैं। बादल कभी छाते हैं और कभी क्या करते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। बादल असमान ही बरस रहा है। आगे कहते हैं लेखक कि जो बादल है वह असमान, मतलब कभी ज्यादा और कभी कम पानी बरसा रहा है। बादल कभी ज्यादा और कभी कम पानी बरसा रहा है। और एक मोटी जलधारा ऊपर से नीचे गिरते दिखाई देने लगता दे तो लगता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि उसी पहाड़ पर, उसी पर्वत से जो एक मोटी जलधारा है, जो मैंने ऊपर बताया कि जो चांदी के समान दिखाई दे रहा है, ये जो जलधारा है वह बहुत ऊपर पहाड़ से नीचे गिरते हुए दिखाई देने लगता है। और जब ये धारा नीचे गिरते दिखाई देता है तो ऐसा लग रहा है मानो धरती की जो प्रार्थना है उसको आसमान ने स्वीकार कर लिया है और पानी बरसा रहा है। यह धारा सोन की धारा है। और जो यह चांदी के समान धारा दिखाई दे रहा है ना, वह सोन नदी का धारा है। लेखक बता रहे हैं कि जो हमको चांदी के समान धारा दिखाई दे रहा है, जो ऊपर पर्वत से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ये धारा सोन नदी का धारा है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है। और जो सोन नदी का धारा जहां से वह बहती हुई दिखाई दे रही है, यह अमरकंटक के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है, जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देती है। लेखक कहते हैं कि यह जो सोन की धारा है अमरकंटक के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और यह हम जब पेंड्रा रोड से अमरकंटक की ओर जाते हैं तब यह हमको दिखाई देने लगती है। शहडोल या जबलपुर डिंडौरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। आगे कहते हैं कि ये तो पूर्वी भाग है। जो सोन नदी की जो धारा चांदी के समान हमको ऊपर से गिरते हुए दिखाई दे रही है, यह मनोरम दृश्य तो हम पूर्वी भाग, अमरकंटक के पूर्वी भाग में देखते हैं।
और जब हम शहडोल या जबलपुर मार्ग से अमरकंटक जाते हैं, पहुंचते हैं, तो हमें अमरकंटक के पश्चिम भाग की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता को देखने का सुख मिलता है। ऐसा लेखक ने यहाँ पर अमरकंटक के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका यहाँ पर निरूपण किया हुआ है। मैं एक बार फिर से इस गद्यांश की पुनरावृत्ति करना चाहूंगी बच्चों। हमारे सामने तस्वीर चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, तो पर्वत से नीचे गिरता हुआ जो यह चांदी के समान धारा है वह भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक मोटी धारा भी और दिखाई दे रही है, और नर्मदा नदी, नर्मदा के सुंदर मंदिरों का दृश्य, नर्मदा नदी का जो दृश्य है वह भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो एक बार पुनरावृत्ति करती हूँ। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। लेखक श्री राम परिहार जी कहते हैं कि जब हम अमरकंटक अच्छा से पहुंचे भी नहीं रहते हैं, तो दूर से ही हमको चांदी के समान जो धारा है वहां पर्वत की ऊंचाई से गिरते हुए नजर आने लगती है। चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है। अमरकंटक का वातावरण जो है वह चारों ओर हरियाली से युक्त है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास से समृद्ध है। अमरकंटक का एक पर्वत जो है वह अपनी अडिगता और विश्वास के कारण समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छीना छितौली और धमा चौकड़ी मची है। जो पर्वत है, जो अडिगता और अचल विश्वास से समृद्ध है, उसी पर्वत के ऊपर आसमान में बादल क्या करते हैं, आंख मिचौली खेलते रहते हैं। वे कभी दिखते हैं और कभी विलुप्त हो जाते हैं। बादल असमान ही बरस रहा है, और इस पर्वत में जो बादल है वह कभी ज्यादा और कभी कम बारिश कर रहा है, बरस रहा है। और एक मोटी जलधारा ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे, तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी हैं। और आगे लेखक कहते हैं कि जो मोटी जलधारा ना, पर्वत के ऊपर से जो जलधारा, चांदी की समान जलधारा जो प्रवाहित हो रही है, नीचे गिरते दिखाई दे रही है, उसको देखने से ऐसा लगता है मानो धरती ने आसमान से जो प्रार्थना की है, आसमान ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, और फिर वह यह मोटी जलधारा रूपी पानी नीचे बरसा रहा है। और यह जो धारा है ना, वह सोन नदी की धारा है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है, जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। जो हम अभी सोन नदी की धारा देख रहे थे, सोन नदी की धारा जो दिखाई दे रही है, वह अमरकंटक का पूर्वी क्षेत्र है। और अमरकंटक के पश्चिमी क्षेत्र का सौंदर्य का सुख हमें कब मिलता है, जब हम शहडोल या जबलपुर डिंडौरी मार्ग से अमरकंटक जाते हैं, तो हमें अमरकंटक के पश्चिमी भाग के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री राम परिहार जी ने इस गद्यांश के माध्यम से हमें समझाया, अमरकंटक का मनोरम दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात बच्चों हम विशेष की ओर जाएंगे। विशेष की ओर जाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे भाषा की पहचान, अलंकार की पहचान। यदि काव्य है तो अलंकार की पहचान, गद्य है तो अलंकार की जरूरत नहीं है। गुण की पहचान, यदि हम काव्य पढ़े तो गुण की पहचान, अन्यथा इसमें गद्य में नहीं है। गेता भी कविता में होता है और गद्य में नहीं होता। हाँ, भावों की पहचान, हमको भाव देखना है कि कौन से भाव से युक्त यह गद्यांश है। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बच्चों आप लोगों के समक्ष विशेष प्रस्तुत है। पहला विशेष मैंने लिया, भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित है, अर्थात शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया गया है। अमरकंटक के सोन नदी के आसपास के प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण हमको इस गद्यांश में देखने को मिला, इसलिए हम दूसरा विशेष प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया गया है ले सकते हैं। तीसरा है कठिन शब्दों के अर्थ जानने को हमको मिले, जैसे छिया छितौली का अर्थ है आंख मिचौली, रजत धार का अर्थ है चांदी के समान धारा। इसके पश्चात हम दूसरे गद्यांश की ओर जाएंगे। दूसरे गद्यांश की ओर जाएंगे बच्चों। दूसरा गद्यांश है सोन मुड़ा। सोन का उद्गम है, यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है, पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है, और पर्वत के ऊपर से बह कर आती हुई मोटी जलधारा में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य
सी हो जाती है। यह सोन पर पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जन द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। इस प्रकार बच्चों हम गद्यांश को 2-3 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के उपरांत हम कठिन शब्दों के अर्थ चुन लेंगे। जैसे मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ चुने हैं। उद्गम का अर्थ है उत्पत्ति। नद का अर्थ है नदी। और आगे बढ़ाएंगे। अदृश्य का अर्थ है विलुप्त। श्रद्धालु जन का अर्थ है भक्तगण। और गर्व का अर्थ हमने दिया सम्मान। इस गद्यांश में ज्यादा कठिन शब्द नहीं है और इसलिए मैंने कुछ कठिन शब्द मिले उसी का अर्थ मैंने आप लोग के सामने रखा है। फिर हम संदर्भ की ओर जाएंगे बच्चों। तो संदर्भ की ओर जाने के लिए हमें 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संदर्भ तैयार करने हैं। तो पहला बिंदु है गद्य या पद्य की पहचान, फिर हिंदी पाठ्य पुस्तक के, फिर शीर्षक का नाम और फिर रचयिता का नाम। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत है आपके समक्ष ये संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार जी हैं। इसके पश्चात हम चलेंगे प्रसंग की ओर। तो प्रसंग से आप लोग परिचित हो चुके हैं कि प्रसंग है क्या चीज। तो प्रसंग क्या है? व्याख्या का लघु रूप है, संक्षिप्त लेख है। व्याख्या का पूर्ण परिचय हमें प्रसंग के माध्यम से मिलता है। तो मैं आप लोग के समक्ष यह प्रसंग मैंने तैयार किया है जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सोन नदी के उद्गम का वर्णन किया है कि सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए बच्चों, प्रसंग जैसे हमारे समक्ष आता है तो हमको जानकारी हो जाती है कि व्याख्या किसका होना है, क्योंकि प्रसंग व्याख्या का लघु रूप होता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि किसकी व्याख्या होनी है। तो सोन नदी की व्याख्या, सोन नदी की उत्पत्ति का व्याख्या होना है, हमको इस प्रसंग के माध्यम से पता चल जाता है। तो हम व्याख्या के लिए गद्यांश 2 की ओर प्रवेश करेंगे। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। लेखक श्री राम परिहार जी बता रहे हैं, वे अमरकंटक यात्रा पे हैं और बता रहे हैं कि सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। ये बताते हैं कि सोनमुड़ा नामक स्थान, अमरकंटक का सोनमुड़ा नामक स्थान पर ही सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। लेखक बता रहे हैं कि अमरकंटक के सोनमुड़ा नामक स्थान पर सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है, पहले नहीं था। लेखक बता रहे हैं कि पहले यहाँ कोई कुंड नहीं था, लेकिन अभी एक कृत्रिम कुंड बना दिया गया है। वहां पर पहले कुंड नहीं था, लेकिन अब एक छोटा सा पक्का सुंदर सा कुंड वहां पर बना दिया गया है। कहाँ? सोनमुड़ा में। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और उसी जो कृत्रिम जो कुंड बनाया गया है, उसी कुंड से एक पतली पानी की धारा प्रवाहित हो रही है। एक पतली पानी की धारा बह रही है और यह धारा पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधारा में मिलकर सोन को नद का स्वरूप दे देती है। और जो कुंड से जो पतली धारा निकली हुई है, यह धारा बहते बहते पर्वत के ऊपर में जब बहते बहते जाती है तो यह एक मोटी जल धारा में मिल जाती है। एक बहुत मोटी जल धारा में, पानी की धारा में मिल जाती है और मिलकर सोन नदी का निर्माण कर देती है। सोन को नद का स्वरूप दे देना अर्थात सोन को नदी का आकार दे देना। तो ये जो कुंड से पतली जो जल की धारा प्रवाहित होते होते जाती है, पर्वत के ऊपर में यह जाकर मोटी जल धारा से जब मिल जाती है तो सोन नदी का स्वरूप या सोन नदी का यह निर्माण कर देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। और जो यह सोन नदी की धारा है बहते बहते जो पर्वत है, पर्वत से जब ये नीचे गिरती है और नीचे गिरकर ये बहते बहते सैकड़ों फीट जब आगे चली जाती है तो वृक्षों के कारण, पेड़ों के कारण यह विलुप्त हो जाती है अर्थात यह दिखाई नहीं देती। यह सोन पर पहला प्रपात है। अभी हमने देखा कि जो सोन जो नदी है उसका निर्माण कैसे हुआ है,
तो कुंड से पतला जो जल की धारा है, पतली जल की धारा बहते बहते पर्वत के ऊपर से यह क्या करती है, बहुत ऊंचाई से यह मोटी जल धारा में मिलकर नीचे गिरती है। और जब ये नीचे गिरती है, पर्वत के ऊपर से जब जल की धारा नीचे गिरती है तो एक प्रपात का निर्माण करती है। यही सोन का पहला प्रपात है। सोन नदी यहाँ पर पहला प्रपात बनाती है। प्रपात क्या है? जल की जो मोटी धारा है वह बहुत ऊंचे पर्वत शिखर से जब वह बहुत फीट नीचे धरती पर गिरती है तो एक दृश्य का निर्माण करती है। यही प्रपात है। तो यही सोन का पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। लेखक ने पहले भी बताया है ना, जैसे हम अमरकंटक में प्रवेश करते हैं तो दूर से ही हमको चांदी के समान एक मोटी धारा दिखाई पड़ती है। तो यही है सोन नदी का प्रपात है जो दूर से दिखाई पड़ती है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जन द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोनमुड़ा में जो कुंड बनाया गया, यह कुंड पहले नहीं था। यह कृत्रिम मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया जो कुंड है। इस कुंड में भक्त जन जो अमरकंटक तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं वे लोग सिक्के डालते हैं और पानी की स्वच्छता के कारण ये सिक्के दिखाई पड़ते रहते हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। आगे लेखक कहते हैं कि सोन जो नदी है वह अमरकंटक के सम्मान को और बढ़ाती है। इसीलिए सोन नदी को अमरकंटक का गर्व कहा गया है। सोन नदी को अमरकंटक का गर्व क्यों कहा गया है? तो सोन जो नदी है अमरकंटक के महत्व को, उसकी कीर्ति को, उसके यश को, उसके सम्मान को और बढ़ाती, इसीलिए सोन नदी को अमरकंटक का गर्व कहा गया है। इस प्रकार से श्री राम परिहार जी ने इस गद्यांश की व्याख्या हमारे सामने रखी है। इस गद्यांश की व्याख्या मैं फिर से करना चाहूंगी। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। लेखक कहते हैं कि जो अमरकंटक में सोनमुड़ा नामक स्थान है वहीं से सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया, पहले नहीं था। लेखक कहते हैं यहाँ पर पहले कोई कुंड नहीं था, लेकिन वर्तमान में वहां पर एक छोटा सा कुंड बना दिया गया है। कुंड से पतली जलधारा निकल कर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधारा में मिलकर सोन को नद का स्वरूप दे देती है। आगे कवि लेखक कहते हैं कि जो कुंड कृत्रिम कुंड बनाया गया है उसी कुंड से एक पतली जलधारा बहते बहते जाती है और पर्वत के ऊपर जाकर यह मोटी जलधारा में मिल जाती है और मोटी जलधारा के रूप में वह पर्वत से नीचे गिरती है और नीचे गिरकर वह सोन नदी का निर्माण करती है। और यह जो सोन नदी प्रवाहित होते होते सैकड़ों फीट जब नीचे चली जाती है तो पेड़ों के कारण यह दिखाई नहीं देती, अदृश्य हो जाती है। और यही सोन का पहला प्रपात है। यह जो प्रपात है वह दूर दूर तक दिखाई देती सोनमुड़ा के कुंड में भक्त जनों के द्वारा सिक्के डाले जाते हैं। पानी की स्वच्छता के कारण यह सिक्के दिखाई पड़ते रहते हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। सोन को अमरकंटक का गर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि सोन नदी अमरकंटक के सम्मान में वृद्धि करती है और इसीलिए सोन नदी को अमरकंटक का गर्व कहा गया है। फिर हम विशेष की ओर जाएंगे बच्चों। इस गद्यांश में कौन कौन सी विशेष बातें हमको मिली, तो हम विशेष की ओर चलते हैं। भाषा परिमार्जित है। यहाँ भाषा में बहुत शुद्धता है। भाषा एकदम शुद्ध है, इसलिए हम पहला विशेष ले लिए हैं, भाषा परिमार्जित है। दूसरा, सोन नदी के प्रवाह एवं उद्गम का चित्रण है। सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है, किस प्रकार यह प्रवाहित होते होते मोटी जलधारा में बदलकर एक प्रपात का निर्माण करती है और सोन नदी को एक स्वरूप दे देती है। तो यहाँ पर सोन नदी के प्रवाह एवं उद्गम का यहाँ पर चित्रण है। तीसरा है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कुंड, जलधारा, श्रद्धालु जन आदि। अब हम गद्यांश 3 की ओर जाएंगे। गद्यांश 3 की ओर जाएंगे हम। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत है, अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति जीवित है, मनुष्य गतिमान है। इसके हम गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के उपरांत हम कठिन शब्दों के अर्थ चुन लेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ चुने हैं जो इस प्रकार है। रस का अर्थ है आनंद, स्वाभिमान का अर्थ है गर्व,
संस्कृति का अर्थ है रहन सहन, आचार विचार आदि। अनवरत का अर्थ है सतत। अविराम का अर्थ है लगातार। मनुष्य गतिमय का अर्थ है मानव जीवन का प्रवाह या मानव जीवन गतिशील है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे संदर्भ की ओर। प्रस्तुत गद्यांश, अब उन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर हम संदर्भ तैयार करेंगे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार जी हैं। फिर प्रसंग की ओर जाएंगे तो प्रसंग हम जब गद्यांश को 2-3 बार पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में एक मोटी मोटी समझ बनती है, वही प्रसंग होता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है यह प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नदियों के महत्व को बताया है कि नदियां हमारी सांस्कृतिक विरासत है और किस प्रकार नदियां हमारी संस्कृति है, हमारा रहन सहन खान पान है, इसके बारे में हमें व्याख्या मिलेगा। फिर हम चलते हैं व्याख्या समझने के लिए हम गद्यांश 3 की ओर प्रवेश करते हैं। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात में पानी गिर रहा है। लेखक श्री राम परिहार जी जब अमरकंटक यात्रा में निकले थे उस समय की बातों को उन्होंने अपने लेख में लिखा है। तो वे कहते हैं कि जब मैं कपिल धारा के पास पहुंचा और कपिल धारा के ऊपर पर्वत पर जो वहां की वनवासी स्त्रियां जंगली स्त्रियां जो फल फूल जामुन बेचती हैं वे बैठी थी, तो उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि अभी तो बारिश का मौसम है, अभी तो वर्षा का मौसम है, अभी तो बारिश का बरसात का मौसम है, इसलिए नदी में नर्मदा नदी में पानी है। और जो कपिल धारा है वहां एक प्रपात का निर्माण हो रहा है, कपिल धारा नामक प्रपात का। तो इस प्रपात में पानी भी गिर रहा है, प्रपात से पानी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या गर्मी में यह नर्मदा सूख जाती है? राम परिहार जी ने उस जामुन बेचने वाली स्त्री से पूछा कि क्या गर्मी में बारिश नहीं होती, बरसात नहीं होता, तो क्या नर्मदा नदी सूख जाती है? तो उस स्त्री ने बहुत सहज स्वभाव में उत्तर दिया, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू। उस स्त्री ने उनको उत्तर दिया कि नर्मदा कैसे सूख सकती है, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। मतलब यहाँ पर प्रकृति और मानव के अंतर अंतर भावों अंतर संबंधों का यहाँ पर इतना बढ़िया वर्णन है कि वो है जो स्त्री है इतना स्वाभाविक उत्तर देती है कि नर्मदा कैसे सूख सकती है, क्योंकि यदि नर्मदा नदी सूख जाएगी, नर्मदा का पानी सूख जाएगा तो नर्मदा के आसपास रहने वाले लोग तो समाप्त हो जाएंगे, कैसे बचेंगे, सभी मर जाएंगे। नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी। वह स्त्री बताती है कि नर्मदा नदी का पानी यदि सूख जाएगा तो हमारा रहन सहन खान पान वेशभूषा आचार व्यवहार सभी समाप्त हो जाएगी। धरती का रस सूख जाएगा, रस का अर्थ है आनंद। आगे कहती है वह स्त्री कि जो धरती है उसका आनंद ही समाप्त हो जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। प्रकृति जिस पर अहंकार करती है, अभिमान करती है, प्रकृति का अभिमान गर्व समाप्त हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाह में है। आगे कहती है वह स्त्री कि नर्मदा नदी तो लगातार सतत गतिमान है, प्रवाहित है, और इसीलिए तो वह बताती है बाबू, इसीलिए तो हमारी जो संस्कृति है वह जीवित है, और नर्मदा जिस दिन सूख जाएगी उस दिन हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मनुष्य गतिमय है, नर्मदा प्रवाहित है, नर्मदा नदी गतिमान है, नर्मदा नदी गतिशील है, इसलिए तो मनुष्य का जीवन गतिशील है। ऐसा इस प्रकार से वह जो स्त्री है वह श्री राम परिहार जी से नर्मदा नदी के बारे में बताती हुई यहाँ पर अभिव्यक्त कर रही हैं। फिर मैं इस गद्यांश की पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। आपके सामने कुछ चित्र भी नजर आ रहे होंगे। ये चित्र है जो वनवासी स्त्री है, फल फूल बेच रही हैं, नर्मदा नदी है, किनारे किनारे में पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार उनका मनोरम चित्र यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। मैं फिर से इस गद्यांश को समझाना चाहूंगी। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ। अर्थात श्री राम परिहार जी जब अमरकंटक यात्रा के लिए गए रहते हैं
तो कपिल धारा जो है बहुत मनोरम दृश्य है वहाँ का, जो अमरकंटक गए हैं सब जानते होंगे। तो वहाँ पर अनेक वनवासी स्त्रियां फल फूल बेचते रहती हैं। तो एक जामुन बेचने वाली स्त्री से राम परिहार जी पूछते हैं कि बरसात के मौसम है, बरसात का मौसम है, इससे नर्मदा में पानी है और प्रपात से पानी भी गिर रहा है, लेकिन क्या गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती तो नर्मदा नदी सूख जाती है? तो वह स्त्री बहुत सहज उत्तर देती है, कहती कि नर्मदा कैसे सूख सकती है, नर्मदा सूख जाएगी, नर्मदा नदी का पानी सूख जाएगा तो नर्मदा के आसपास, नर्मदा के तट पे रहने वाले, आसपास में रहने वाले लोग भी समाप्त हो जाएंगे। नर्मदा जो जब सूख जाएगी, नर्मदा नदी का पानी सूख जाएगा तो हमारी संस्कृति, संस्कृति का अर्थ है खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार, भाईचारे आदि की भावना ही समाप्त हो जाएगी। धरती का रस सूख जाएगा, धरती से आनंद की समाप्ति हो जाएगी, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। जो प्रकृति है, प्रकृति जिस पर गर्व करती है, जिस पर नाच करती है, जिस पर प्रकृति को अहंकार है, प्रकृति का अहंकार ही समाप्त हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है। वह स्त्री कहती है कि नर्मदा जो नदी है इसमें पानी लगातार सतत प्रवाहित होते होते रहता है और इसीलिए हमारी संस्कृति जीवित है और इसी नर्मदा नदी के गतिशील होने के कारण ही मनुष्य का जीवन भी गतिमान है। ऐसा उस स्त्री ने लेखक जी से नर्मदा का परिचय दिया। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं विशेष की ओर। विशेष की ओर चलेंगे कि तो हमें विशेष बातें मिली। भाषा संस्कृत निष्ठ है, भाषा संस्कृत निष्ठ है, जैसे कि संस्कृति, अनवरत, अविराम, प्रवाहमान आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जो संस्कृत शब्द हैं। दूसरा विशेष है नर्मदा नदी के महत्व को दर्शाया गया है कि नर्मदा नदी का महत्व कितना है, हमारी संस्कृति को बचाए रखने में, हमारी सभ्यता को बचाए रखने में इस नदी का कितना महत्व है, इसको इस गद्यांश के माध्यम से दर्शाया गया है। मानव एवं प्रकृति के आत्मीय संबंधों को निरूपित किया गया है। मानव जामुन बेचने वाली स्त्री का उस प्रकृति से अर्थात नर्मदा नदी से कितना लगाव है, कितना आत्मीय संबंध है, वो किस प्रकार आत्मीय संबंध के माध्यम से नर्मदा नदी का परिचय लेखक जी को देती हैं। तो हम एक विशेष और डाल सकते हैं कि मानव प्रकृति के आत्मीय संबंधों को निरूपित किया गया है। इस प्रकार से बच्चों हम विशेष तैयार कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं गद्यांश 4 की ओर। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा होगा। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। इस प्रकार गद्यांश को हम 3-4 बार, 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्द चुन लेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ ले लेंगे। तो कठिन शब्द मैंने चुने हैं कुछ, जैसे कि मनुजों का अर्थ है मनुष्यों, मिथकों का अर्थ है कथाओं, आम्रकूट का अर्थ है आम का उद्यान या बगीचा, तरु का अर्थ है वृक्ष, आच्छादित का अर्थ है भरा हुआ, छाया हुआ और विरले का अर्थ है दुर्लभ। फिर हम आगे बढ़ेंगे संदर्भ की ओर। तो हम उन्हीं 4-5 बिंदुओं के आधार पर संदर्भ तैयार करेंगे। पहला क्या करेंगे, गद्य है कि पद्य पहचानेंगे, फिर हिंदी पाठ्य पुस्तक के लिखेंगे, फिर शीर्षक का नाम लिखेंगे और फिर रचयिता का नाम लिखेंगे। तो इन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार से संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार जी हैं। फिर प्रसंग है, इस गद्यांश में लेखक ने अमरकंटक के पौराणिक महत्व को दर्शाया। फिर हम व्याख्या समझने के लिए हम गद्यांश 4 की ओर जाएंगे। गद्यांश 4 की ओर जाएंगे व्याख्या समझने के लिए। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। लेखक श्री राम परिहार जी अमरकंटक के
पौराणिक महत्व को दर्शाते हुए बता रहे हैं कि अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र अमरकंटक नामक स्थान में नर्मदा नदी का यह क्षेत्र, नर्मदा तट का यह क्षेत्र, राम परिहार जी बता रहे हैं कि अमरकंटक नामक स्थान में नर्मदा नदी के तट का यह जो क्षेत्र है वह देवताओं और मनुष्यों के लिए, कथाओं और लोक कथाओं के लिए, ऋषियों और वर्तमान के साहित्यकारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में अमरकंटक को स्थान दिया है, अपने संदर्भों में समाये हुए हैं, अर्थात अपनी रचनाओं में अमरकंटक को स्थान देना। राम परिहार जी कहते हैं कि अमरकंटक के नर्मदा का यह क्षेत्र, अमरकंटक के नर्मदा का यह क्षेत्र देवताओं और मनुष्यों के लिए, कथाओं और लोक कथाओं के लिए, ऋषियों और आज के रचनाकारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज के रचनाकारों ने भी अमरकंटक को अपने लेखन में, अपने विषय में समाहित किए हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। कालिदास जैसे महाकवि ने अमरकंटक को आम का उद्यान या आम का बगीचा कहा है। इसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा होगा। आगे श्याम परिहार जी कहते हैं कि कोई समय ऐसा भी रहा होगा जिस समय आम के जो वृक्ष हैं वह अमरकंटक में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते रहे होंगे। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। इस समय जो आम के जो वृक्ष है वह कम ही पाए जाते हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं। अमरकंटक में सोनमुड़ा, जहाँ से सोन नदी की उत्पत्ति हुई है, माई की बगिया जो है अमरकंटक का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। उस स्थान पे जरूर घने घने वृक्ष पाए जाते हैं। यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। अमरकंटक के जो जंगल है उसमें आम के जो पेड़ है वह कुछ कुछ स्थानों पर आज भी पाए जाते हैं। ऐसा लेखक ने हमको अमरकंटक के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया है। मैं इसकी फिर से पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। अमरकंटी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुष्यों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। लेखक जी कहते हैं कि अमरकंटक नामक स्थान में जो नर्मदा का क्षेत्र है वह देवताओं और मनुष्यों के लिए, कथाओं और लोक कथाओं के लिए, ऋषियों और वर्तमान के साहित्यकारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन्होंने अपने विषय में, अपने लेखन में अमरकंटक को निश्चित ही समाहित किया है। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। कालिदास जैसे महाकवि ने अमरकंटक को आम का बगीचा या आम का उद्यान कहा है। इसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा होगा। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा समय भी रहा होगा जिस समय पूरा अमरकंटक आम के पेड़ों से आच्छादित रहा होगा। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। आगे कहते हैं लेखक कि अभी तो आम के जो पेड़ है वह अमरकंटक में कम ही पाए जाते हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि जो सोनमुड़ा है सोनभद्र है और माई की बगिया है जो अमरकंटक के बहुत ही मनोरम दृश्य वाला स्थान है। तो यहाँ आम के वृक्ष घने वृक्ष पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में आम के वृक्ष पाए जाते हैं। पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। यहाँ जो जंगल है अमरकंटक का जंगल है, उस जंगल में आम के वृक्ष अभी भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा श्याम परिहार जी ने अमरकंटक के पौराणिक महत्व को यहाँ पर दर्शाया है। फिर हम आगे चलेंगे बच्चों, विशेष की ओर चलेंगे। विशेष में है भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है। भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है। क्यों है? क्योंकि अधिक कठिन शब्द हमको नहीं मिले हैं, बहुत आसानी समझ में आ जा रहा है, इसलिए हम एक विशेष डाल सकते हैं कि भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी है। आम्रकूट नाम से परिचित हुए। अमरकंटक एक नाम और क्या है? आम्रकूट। इसका नाम किसने दिया? कालिदास जी ने। इसलिए अमरकंटक एक और नाम से हम परिचित हुए, इसे आम्रकूट भी कहा जाता है।
अमरकंटक के पौराणिक महत्व का इसमें वर्णन मिला कि अमरकंटक किस प्रकार आदि काल के जो कवि हैं कालिदास जी ने भी अमरकंटक को अपने रचना में स्थान दिया है। अर्थात अमरकंटक के पौराणिक महत्व का वर्णन हमको इस गद्यांश के माध्यम से मिला है। इस प्रकार से बच्चों हमने आज नर्मदा का उद्गम अमरकंटक का पठन पाठन किया। अब आप लोग के समक्ष मैं कुछ प्रश्न रख रही बच्चों, इन प्रश्नों को उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राम परिहार। हाँ, बहुत बढ़िया। रजत धार का क्या अर्थ है? सर जी आगे बढ़ाएंगे उसको। स्क्रीन पे प्रश्न दिखाइए सर। रजत धार का क्या अर्थ है बच्चों? स्क्रीन पे प्रश्न दिखाइए सर। प्रश्न नहीं आ रहे क्या स्क्रीन पे? हेलो, बहुत बढ़िया। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोनमुड़ा। हाँ, सोनमुड़ा, बहुत बढ़िया। अमरकंटक का गर्भ कौन सी नदी है? सोन नदी। बहुत बढ़िया, सोन नदी। अनवरत का क्या अर्थ है? सतत। बहुत बढ़िया, सतत। अमरकंटक को किसने आम्रकूट कहा है बच्चों? कवि कालिदास। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आम्रकूट का क्या अर्थ है बच्चों? आम के वृक्ष का बहुतायत होना। हाँ, बहुत बहुत, आम के वृक्ष का बहुतायत होना। सोनमुड़ा के कुंड में किसके द्वारा सिक्के डाले जाते हैं? भक्तजनों के द्वारा। प्रार्थनाएं फलवती होने का क्या आशय है? प्रार्थनाएं फलवती होना का आशा है प्रार्थना स्वीकार हो जाना। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर जी, इस प्रकार से आज का मेरा क्लास यहीं तक का था सर जी। बिल्कुल बिल्कुल सभी जी जी मैडम, काफी बढ़िया क्लास रहती है, बड़े बच्चे लोग जुड़ते हैं और बच्चे की संख्या ज्यादा रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। और आगामी क्लास को अपन और शेड्यूल करेंगे मैडम। अभी एक तुरंत क्लास है ज्योति चंद्राकर मैडम के, आपके यहाँ की ही, इसलिए हम जल्दी से इसको यहाँ पास वो करते हैं, क्लोजिंग पे जाते हैं, क्योंकि उनकी क्लास भी तुरंत लेनी होगी। बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, जय हिंद। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैडम और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी सर जी, जी सर जी।